हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेके आए हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज़ के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल नया है तो आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे कहानी को शुरू करते हैं। जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम नोरी और पॉपी को उसी जगह देखते हैं जहाँ वो आग का गोला गिरा था। नोरी गलती से उसमें गिर जाती है और उसे पता चलता है कि वो आग गर्म नहीं ठंडी है, और वह किसी तरह पॉपी को आग के गोले में गिरे उस विशाल आदमी को बचाने के लिए मना लेती है और इसे ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर छुपा देती है। फिर हम एरिगोन राज्य को देखते हैं जहां एल्ड्रोन और कैलिब्रिम्बोर फियनोर के हथौड़े के बारे में बातें करते हैं, जो कि वेलिनोर की दिव्य रोशनी के रत्नों से बना है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैलिब्रिम्बोर एक महाशक्ति का निर्माण करना चाहता है। वो एक ऐसी मीनार बनाना चाहता है जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर भट्टी हो, और इस काम की मदद के लिए एल्प्स के राजा ने एल्ड्रोन को कैलिब्रिम्बोर के साथ भेजा था और उन्हें ये काम जल्द ही ख़त्म करना था। लेकिन अब उन्हें इस काम के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी। एल्ड्रोन उन्हें खाजतदम यानी बोनो के राज्य लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि वहाँ का प्रिंस डोरिन उसका खास दोस्त है। लेकिन वहाँ जाने पर गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। एल्ड्रोन उन्हें शक्ति परीक्षण की चुनौती देता है, जिसको सुनकर बोने उसे अंदर आने की अनुमति दे देते हैं। एल्ड्रोन कैलिब्रिम्बोर को एरिगोन जाकर इंतजार करने को बोलकर बोनो के राज्य के अंदर चला जाता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत पहाड़ को अंदर से काटकर बनाया गया कारीगरी का एक शानदार नमूना था। शक्ति परीक्षण में एल्ड्रोन का सामना डोरिन से होता है और शर्त रखी जाती है कि एल्ड्रोन अगर जीत गया तो उसकी एक विश पूरी की जाएगी, और अगर हार गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। एल्ड्रोन शर्त को स्वीकारता है और प्रतियोगिता शुरू होती है। एल्ड्रोन बहुत मेहनत करता है, इवन कि उसका हथौड़ा भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। वहीं दूसरी ओर नोरी उस विशाल आदमी से मिलने जाती है, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं मिलता। नोरी देखती है कि वह कुछ दूरी पर पत्थर से कुछ बना रहा था। नोरी को देख वह उस पर हमला करने वाला था कि नोरी उसे शांत करती है और उसे समझाती है कि वह वही है जिसने पहली रात उसे बचाया था। फिर वो उसे अपना नाम बताती है और उससे भी उसका नाम पूछती है, तो नोरी को पता चलता है कि उसकी इतनी बकबक करने के बाद भी उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो नोरी को लगता है कि शायद उसके इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसकी याददाश्त चली गई है और वो उसे खाना देती है। फिर वह उसे उसके बारे में पूछने लगती है, तो वह उसे कुछ आकृतियां बनाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नोरी को कुछ समझ नहीं आता। इतने में ही पॉपी आकर नोरी को बस्ती में ले जाती है, जहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसके बाबा के पैर में गंभीर चोट लगी है। फिर हम ग्लैड्रियल को देखते हैं, जो कि रोशनी और एक अच्छी ज़िंदगी के बजाय अंधेरे यानी सावरोन की खोज को चुनती है और समंदर के किनारे के लिए तैर रही थी। तभी उसे कुछ लोग अपनी ओर आते दिखाई देते हैं, जिन्होंने लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बोट बनाई थी, और उन्हें देखकर लग रहा था कि ज़रूर ये लोग भी समंदर के किसी हादसे के शिकार थे। ग्लैड्रियल उनसे मदद मांगती है, तो वो लोग उसे बोट पर ले लेते हैं। उनसे ग्लैड्रियल को पता चलता है कि उन पर किसी जल दानव ने हमला किया है। फिर वो ग्लैड्रियल से उसके बारे में पूछ ही रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि ग्लैड्रियल एक एल्फ है। तभी उन्हें अपना जहाज़ अपनी ओर आता दिखाई देता है, लेकिन असल में वो जलदानव था। तो उन्हें लगता है कि ग्लैड्रियल ही उस जलदानव को उनके पास लेकर आई है, तो वो लोग ग्लैड्रियल को बोट से धक्का मार देते हैं। तो ग्लैड्रियल तैर कर दूर चली जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन बोट के सभी लोग जलदानव के हाथों मारे जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही साथी बचा था। वो ग्लैड्रियल को देखता है और उसे मदद देता है। वो उससे उसका नाम पूछता है और अपना नाम हार्ब्रेन बताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्ड्रोन को दिखाया जाता है, जहाँ जो प्रिंस को खुद को मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए कहता है। और वो लोग जा ही रहे थे कि बातों ही बातों में एल्ड्रोन को पता चलता है कि प्रिंस की शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं, और उसकी एल्ड्रोन से नाराज़ होने की वजह भी यही थी। एल्ड्रोन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अच्छा होता अगर मैं तुम्हारे परिवार से भी माफ़ी मांग पाता। देखा, मतलब बंदा उंगली पकड़ते पकड़ते कलाई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा प्रिंस डोरिन उसकी बातों में आकर उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ एल्ड्रोन डोरिन की बीवी और बच्चों से मिलता है, जहाँ उसकी बीवी उसे साथ में खाना खाकर ही जाने को बोलती है। और खाने की टेबल पे एल्ड्रोन उनकी स्टोरी के बारे में पूछता है। डोरिन की बीवी उसे बता ही रही थी कि दोनों दोस्तों में बातों ही बातों में तानों की बारिश शुरू हो जाती है। तभी डोरिन कहता है कि यह अभी भी हमसे मिलने नहीं, बल्कि अपने राजा के आदेश पर हमसे हमारा सब कुछ छीनने आया है। एल्ड्रोन कहता है कि ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें इतना ही भरोसा है मुझ पर?
डोरिन कहता है कि भरोसे की बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा। तभी भाभी जी चिल्लाकर उन दोनों को चुप रहने के लिए बोलती है। एल्ड्रॉन उनके घर में लगे पेड़ के बारे में पूछता है जो एल्स प्रजाति की शक्ति और ऊर्जा की निशानी था, और उसके बीज एल्ड्रॉन ने ही डोरिन को दिए थे। डोरिन की बीवी से बताती है कि डोरिन ने उस पेड़ को अपने तीसरे बच्चे की तरह पाला है। मतलब भाई साहब के दिल में दोस्त के लिए प्यार अभी भी है, बस थोड़ा सा गुस्सा है। एल्ड्रॉन वहाँ से जाने लगता है, तभी डोरिन उसे रोक लेता है और उसे अपना प्रस्ताव सुनाने को कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्लैडियल और हालब्रेंड पर, जहाँ वो उसके बारे में पूछने लगता है और उसे एल्फ होने पर ताना मारने लगता है। और ग्लैडियल इस बात पर नाराज़ होकर उसे कहती है कि बिगाड़ा क्या है एल्फ्स ने तुम्हारा, क्या अभी भी तुम एल्फ्स की वजह से यहाँ फंसे हो। हालब्रेंड कहता है कि मुझे याद है, मुझे मेरे मुल्क से भगाने वाले एल्फ्स तो नहीं थे, वो ऑर्क्स थे। और इतना सुनते ही मानो ग्लैडियल को सावरोन को ढूंढने की एक कड़ी मिल जाती है। तो पहले तो उसके लिए अफसोस जताती है, फिर उससे उसके राज्य के बारे में पूछती है। हालब्रेंड कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं। ग्लैडियल कहती है कि अगर मैं कहूँ कि हम तुम्हारा राज्य वापस जीत सकते हैं। हालब्रेंड कहता है कि उसके लिए सेना की ज़रूरत होती है, और हालब्रेंड उसी से उल्टा पूछने लगता है कि तू समंदर में क्यों फंसी हो। ग्लैडियल कहती है कि मैं सम्मान और आराम की जगह मैंने दुश्मन को खोजने का फैसला किया है जिसने तुम्हें दर्द दिया है। हालब्रेंड कहता है कि देखो, तुमने ये दर्द ना ही मुझे दिया है, ना ही तुम इसे ठीक कर सकती हो, तो भूल जाओ। आखिरकार यहाँ ग्लैडियल बता ही देती है कि जिस दिन से वो खूनी जंग खत्म हुई थी उसी दिन से वो उस शैतान को ढूंढ रही थी, और कहती है कि उसने मेरे इतने लोगों को मारा है जिनका नाम लेते लेते तुम्हारी सारी उम्र बीत जाएगी। हालब्रेंड कहता है कि तुम्हें उनसे बदला लेना है, ये मेरा मसला नहीं है, अच्छा होगा कि तुम इसे अच्छाई का नकाब देने की कोशिश ना ही करो। ग्लैडियल कहती है कि तुम मुझे उनका पता बताओगे कि नहीं। हालब्रेंड बताता है कि दक्षिण भूमि। ग्लैडियल कहती है कि मुझे उनकी पूरी जानकारी चाहिए और तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगे, लेकिन हालब्रेंड इस बात से साफ मना कर देता है। ग्लैडियल कुछ और बोल ही पाती कि समंदर में बहुत ज़ोर का तूफान आ जाता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को बस्ती में देखते हैं, जहाँ वह सब कुछ बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। फिर वो अपने घर जाती है जहाँ उसका बेटा छुपा हुआ था, और वो अपनी माँ को मदद लाने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी माँ भी वहीं अलमारी में छुप जाती है और वो देखती है कि उसके घर के नीचे एक सुरंग खुदी हुई थी, उसमें से निकलता है एक ओक्स उन्हें देख लेता है, और अब होती है दोनों माँ बेटे और ओक्स के बीच भयानक वाली फाइट। दूसरी तरफ हम एरेंडियर को सुरंग में देखते हैं जो किसी से भाग रहा था। जैसे ही वो सुरंग से निकलता है कि कोई उसे झाड़ियों में से खींच लेता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर आखिरकार ऑर्क्स की गर्दन काटकर सबको ले जाकर दिखाती है, और वो कहती है कि जिसको भी अपनी जान बचानी है वो एल्फ्स के राज्य की ओर चले। वहीं ग्लैडियल और हालब्रेंड तूफान से जूझ रहे थे। ग्लैडियल हालब्रेंड को अपना हाथ देती है, लेकिन इतने में ही वह जिस लकड़ी के सहारे खड़ी थी वो लकड़ी टूट जाती है और ग्लैडियल समंदर में डूब जाती है, लेकिन हालब्रेंड उसे बचा लेता है। फिर हम नोरी और पोपी को उस विशाल आदमी के साथ देखते हैं। नोरी उसे बताती है कि वो लोग 3 दिन में यहाँ से जा रहे हैं और उसकी मदद ना कर पाने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। विशाल आदमी उसकी लालटेन को तोड़कर उनके जुगनों से बात करने लगता है और उन्हें संकेत देने की कोशिश करता है। नोरी को समझ आता है कि वह स्टार्स की बात कर रहा है, और वो कहती है कि उसे पता है कि वो कहाँ मिलेंगे। फिर हम डोरिन को उसके पिता के साथ देखते हैं जो कि एल्ड्रॉन से कुछ छुपाने की बात कर रहे थे। फिर वो एक बॉक्स में कुछ देखते हैं, लेकिन डोरिन कहता है कि उस बारे में एल्ड्रॉन को कुछ नहीं पता है और इस बार उसकी मदद कर दें। फिर हम थोई को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहा था और उस हथियार को देखता है जो कि उसे मिला था। तभी उसके खून की एक बूंद उसमें चली जाती है और उसमें आग की चिंगारियां निकलने लगती है, फिर शांत हो जाती है। वह अपनी माँ और सभी लोगों के साथ हेल्प्स के राज्य के लिए निकल पड़ता है। वहीं हालब्रेंड और ग्लैडियल बेहोश थे। ग्लैडियल की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि एक जहाज़ उनके पास खड़ा था और उस पर खड़ा एक आदमी उन्हें देख रहा था, और वो फिर बेहोश हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, आई रियली नीड योर सपोर्ट। बाय बाय।